क्या सिलेबस ओरिएंटेशन हो चुका है आपका? नर्सिंग के सारे सिलेबस पता है आपको? लेकिन भाई साहब क्लिनिकल पोस्टिंग का क्या? क्लिनिकल पोस्टिंग कहाँ होती है, कैसे काम सीखोगे, क्या क्या स्किल्स आपकी डेवलप होगी, वो आपको कौन बताएगा? अरे चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। हम और आप मिलकर देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में कि किस तरीके से आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग लगेगी, किस किस तरीके से आपको सीखना है काम कि इस सब, जैसे कि मान के चलिए कि एडल्ट हेल्थ नर्सिंग है, उसमें आप किस तरह की स्किल्स सीखेंगे, किस तरीके के असेसमेंट सीखेंगे। तो हेलो फ्यूचर नर्सेज, ये सब बताने के लिए मैं हूं आपके पास मुकेश कुशवाहा। स्वागत करता हूं आपका बीएससी नर्सिंग उत्कर्ष के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर अपन देखने वाले हैं आज क्लिनिकल पोस्टिंग की क्या रियलिटी है। देखो, बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जो कि सेमेस्टर में डिवाइड है। अब एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो ये 8 सेमेस्टर का मामला है। ठीक है, अब अपन सेमेस्टर वाइज ही इसको पढ़ेंगे और इसको बनाया भी उसी हिसाब से, क्योंकि बच्चा जब 12वीं में होता है और उसके बाद वो एक कॉलेज में एडमिशन लेता है, उसकी ये पहली डिग्री होती है, तो धीरे धीरे ही उसे सिखाया जाता है, मतलब कि बेसिक टू एडवांस उसकी स्किल करी जाती है। उसी हिसाब से मैं भी आपको अल्ट्रा प्रो मैक्स तक पहुंचा दूंगा बेसिक से। तो अपन साथ में मिलकर देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपकी क्लिनिकल स्किल्स को एनहेंस करने के लिए दिए गए हैं और जिनमें आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग लगाई गई है। तो सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर को अपन देखेंगे। देखो दोस्तों, एक सब्जेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा जो आपको सीखना होता है वो आपको फर्स्ट ईयर में ही सीखना होता है, क्योंकि वही आपका नया नया होता है। बिल्कुल आप जाते हैं, आप एक नए प्रोफेशन में जाते हैं, आपका कोई भी ड्रीम हो, लेकिन अब आप इस प्रोफेशन में आ गए हो, तो अब आप जैसे ही हॉस्पिटल में जाओगे तो हॉस्पिटल की सारी चीज़ों की जानकारी आपको लेनी है। स्किल्स आप धीरे धीरे करके 1 बाय 1 डेवलप कर लेंगे, लेकिन पूरे हॉस्पिटल क्या होता है, कैसा होता है, कैसे वहाँ पर काम होता है, पॉलिसीज, रेगुलेशन, स्किल्स, असेसमेंट, सब चीज़ें वो आपको फर्स्ट ईयर में ही ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेब करनी होती है। तो फर्स्ट ईयर में अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो आपका एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है। इसी हिसाब से क्लिनिकल पोस्टिंग में भी आपको फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा सीखना होता है, मतलब ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करना होता है। सीखो आप चाहे कम, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज़ें बस जानी चाहिए। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं और वो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको उसके लिए प्रिपेयर करता है, वो है आपका नर्सिंग फाउंडेशन या फिर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग अपन इसको बोलते थे। आप कई जगह पे देखेंगे कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, और आजकल इसको नर्सिंग फाउंडेशन के नाम से अपन बोल सकते हैं। ठीक है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है ये, और एक जो है दूसरे सेमेस्टर के लिए है। अब इसका कुछ बेसिक लेवल है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो आप सीखेंगे, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना, उसमें भी आप आईपीआर सीखेंगे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, हॉस्पिटल का ओरिएंटेशन कि हॉस्पिटल कैसा होता है, कहाँ कौन सा वार्ड होता है, ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट ईयर में सीखनी है। हॉस्पिटल में कितने बेड होते हैं, कौन कौन से वार्ड होते हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होती है ना, क्या प्रोसीजर होता है एडमिशन का, आईपीडी का और ओपीडी का, इन सब के प्रोसीजर कि किस किस हिसाब से ओपीडी में आने के बाद बंदा आईपीडी में ट्रांसफ़र होता है, किसी स्पेसिफिक वार्ड में जाता है, वहाँ पर उसकी कुछ डायग्नोस्टिक चीज़ें जो हैं, जैसे कि सैंपल कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, वो सारी चीज़ें आपको हॉस्पिटल के ओरिएंटेशन के तहत सीखनी होती है। और वो सारी चीज़ों में आपको पहले सिर्फ देखना होता है कि ये काम चल क्या रहा है, हो कैसे रहा है। क्रियोसिटी आपकी डेवलप होनी चाहिए वहाँ पर, वो आप फर्स्ट ईयर में आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, और फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट नर्सिंग फाउंडेशन में आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी। आपके क्लिनिकल एरियाज जो हैं, बेसिकली तो जनरल वार्ड ही होता है नर्सिंग फाउंडेशन में, लेकिन फिर आगे जाके आपके स्पेसिफिक वार्ड बाय वार्ड ड्यूटी लगती है, जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट के साथ अलाइन होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको नर्सिंग फाउंडेशन, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में आपको नर्सिंग फाउंडेशन के फर्स्ट एंड सेकंड भाग में आपको इस तरह की चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि हॉस्पिटल ओरिएंटेशन, प्रोफेशनल प्रैक्टिस। अब बीएससी नर्सिंग एक प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल कोर्स का मतलब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। प्रोफेशनल कोर्स मतलब कि हमारी एक रेगुलेटिंग बॉडी है आईएनसी,
जो अपना ये सिलेबस प्रेस्क्राइब करती है। नर्सिंग से चलने वाले सारे कोर्स जैसे कि जीएनएम डिप्लोमा इन नर्सिंग है ना, और बीएससी और एमएससी और पीएचडी इन नर्सिंग, ये सारे कोर्स जो है अपनी इस संस्था से, ये इंडियन नेशनल लेवल की संस्था है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल अपन जिसको बोलते हैं, ये निर्धारित करती है कि आप कब क्या कैसे पढ़ेंगे। अगर ये 4 साल का आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या सिलेबस आपके होने चाहिए, वो ये बताती है। तो अब जब ये बताती है तो यही ये डिसाइड करती है कि आपके कुछ रेगुलेशंस और कुछ कोड ऑफ इथिक्स है ना, सीओई अपन कर लेते हैं, कोड ऑफ इथिक्स, कुछ ऐसे नियम कि आप प्रैक्टिस करते हुए आपके यहाँ से किसी को हार्म भी हो जाए तो उससे बचाने के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें बताई गई है, और किस तरीके से आपको पेशेंट से बिहेव करना है। एक स्टैंडर्ड जो सेट किया हुआ है वो आईएनसी ने किया हुआ है, और सारी चीज़ें, बॉडी ऑफ नॉलेज, हर चीज़ इतनी परफेक्ट तरीके से सेट करी हुई है और इंटीग्रेटेड कोर्स बनाया हुआ है। इसलिए ये अपने आप में एक प्रोफेशन है, ये कोई चलता फिरता कोर्स नहीं है, ये एक प्रोफेशन है। तो ये प्रोफेशनल इथिक्स और प्रोफेशनल वैल्यूज भी आपको कहां पर सीखने को मिलेगी? फर्स्ट ईयर में आपको सीखनी है कि किस तरीके से पेशेंट से बात करी जाती है ना, और किस तरीके से अपने सीनियर से बात करी जाती है, ठीक है। और हॉस्पिटल ओरिएंटेशन, कि भाई जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप जानते हैं कि जाते ही आपको बाहर इमरजेंसी देखने को मिलती होगी। अब इमरजेंसी ऐसा है कि इमरजेंसी हॉस्पिटल के अंदर नहीं हो सकती, क्योंकि किसी ट्रॉमा पेशेंट का, जैसे कि किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल पूरा क्रॉस करके नहीं जा पाएगा, ठीक है, इसलिए उसका एक्सेस ईजी होता है। इसी तरीके से हर वार्ड को एक अलग तरीके से डिजाइन किया होता है। वो चीज़ें आपको जब आप पहले दिन हॉस्पिटल में आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग लगेगी तो फंडामेंटल में आप ये बेसिक चीज़ें सीख के जाएंगे, और वहाँ जाके ये अपनी आंखों से देखेंगे और रियलाइज़ करेंगे कि हाँ यार ये तो मैंने पढ़ा था। तो वो आपको देखने को मिलेंगे। हॉस्पिटल की कुछ पॉलिसीज़, कुछ वार्ड के रूटीन्स की, कब स्वेपर आता है, कब डॉक्टर का राउंड होता है, इस तरह की चीज़ें, कब मेडिसिन दी जाती है, ये चीज़ें आपको फर्स्ट ईयर में सीखनी है नर्सिंग फाउंडेशन के तहत। और प्रोफेशनल बिहेवियर कैसे किया जाता है, कुछ इथिक्स क्या है, जैसे कि आप किसी से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते हॉस्पिटल सेटिंग में, है ना, और किस तरीके से आपको मतलब पेशेंट को टच करना है, बिना पूछे आप टच नहीं कर सकते पेशेंट को। ये सारे एथिक्स या ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होती है फर्स्ट ईयर में। दूसरी चीज़ हैंड हाइजीन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, कि जब भी आप एक पेशेंट को टच करके दूसरे पेशेंट को टच करते हैं तो आप बहुत सारे बैक्टीरियाज को लेके कैरी कर रहे होते हैं, और क्रॉस इन्फेक्शन इस तरीके से, इस वजह से हो सकता है। इसलिए उस चेन को ब्रेक करने के लिए अपने पास एक चीज़ होती है हैंड हाइजीन, जो कि आप जितना जल्दी सीख लें वो बेहतर है। तो ये भी आपको फर्स्ट ईयर में ही इसकी आदत डालनी होती है, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखेंगे, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो आप नर्सिंग फाउंडेशन में या फिर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में देखेंगे। हॉस्पिटल ओरिएंटेशन, कि कौन कौन से वार्ड कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, ये चीज़ें आपको नोटिस करनी है, ठीक है। एक्सेस आप देखेंगे कि किस वार्ड का एक्सेस कहाँ से है और क्यों है, ये वाई वाली चीज़ आपको सोचनी है, ठीक है। हॉस्पिटल का ओरिएंटेशन आप करेंगे। दूसरी चीज़ कम्युनिकेशन, मतलब कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कि आपका पेशेंट के साथ और आपके कलीग के साथ रिलेशनशिप कैसा है, तो ये आप डेवलप करेंगे और इस साल सीखेंगे कि किस तरीके से बात करी जाती है, ठीक है। उसके बाद आप क्या सीखेंगे हॉस्पिटल में? अब फर्स्ट ईयर के बच्चों को एक नया नया सा काम सिखाया जाता है कि आप ज़्यादा, अब आप सोचोगे कि यार अब ये दोनों चीज़ें ऐसी है कि जो बहुत अपेरेंट नहीं होती है सीखते टाइम, आप बस देख के सीखते हैं, लेकिन अब आपका मन होता है कि हम भी कुछ करें, हम अस्पताल में आए, हमको सबसे ज़रूरत है, हम तो कैनुला लगाना चाहते हैं, हमारी तो बहुत अच्छा हो रही है, तो वो आपको नहीं दी जाती है उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन उसकी जगह आपको धीरे धीरे पहले ये सिखाया जाता है कि बेड मेकिंग क्या होती है ना, लिनन बिछाने का भी एक तरीका होता है, मैट्रेस बिछाने का भी एक तरीका होता है, बेड के भी कुछ टाइप होते हैं, वो सब आपको सीखने को मिलते हैं या फिर वो आपको सिखाए जाते हैं। जैसे कि ओपन बेड होता है जिसपे कोई पेशेंट आ सकता है, क्लोज बेड होता है, ठीक है। तो इस तरह की कई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी बेड से रिलेटेड। वाइटल साइंस, ऐसे साइंस जो अपनी बॉडी का रियल हालचाल बताते हैं और ये बताते हैं कि हमारी लाइफ एकदम सेफ है। मतलब कि जब भी हमारी लाइफ को खतरा होता है तो सबसे पहले जो चीज़ ऑल्टर होती है वो है आपके वाइटल साइंस। कुछ वाइटल साइंस होते हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे कि उनको कैसे लिया जाता है, जैसे कि टेम्परेचर, पल्स, या फिर अपन इसको बोलते हैं हार्ट रेट और बीपी, ठीक है। इस तरीके के वाइटल साइंस के बारे में आपको सीखना है और इनको डॉक्यूमेंट करना है, इनको मॉनिटर करना है, ये भी आपको सीखना है, ठीक है।
दूसरी जो चीज़ है वो है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। अब सपोज करें कि आपके इंचार्ज ने या आपको आपके जो भी वार्ड का हेड है उसने आपको बोला कि जाओ वाइटल साइंस लेके आओ। अब आप लेके कैसे आएंगे? या तो आप वर्बली अपने उसको जिन्होंने आपसे मांगा है आप उनको बताएंगे, या फिर रिटर्न फॉर्म में आप पेशेंट की शीट लेके जाएंगे और पहले ये वाइटल साइंस लेंगे, फिर लिख के और उनको बताएंगे। तो ये रिपोर्टिंग और ये डॉक्यूमेंटेशन, ये अगर आपने लिख दिया इस चीज़ को, अगर आपने राइट डाउन कर दिया तो ये हो गया डॉक्यूमेंट आपका रेडी। ठीक है, जब आप राइट डाउन करते हैं और जब आप इसको अपने सीनियर को रिपोर्ट करते हैं, मतलब उनको बताते हैं जिन्होंने आपको ये ड्यूटी असाइन करी थी, तो ये आप क्या हो गया इसको अपन क्या बोलेंगे कि रिपोर्टिंग। ठीक है, उसके बाद आप क्या चीज़ें सीखेंगे, वाइटल साइंस को कैसे मॉनिटर किया जाता है। अब आपने देख लिया कि वाइटल साइंस क्या होते हैं, अब उनको मॉनिटर कैसे किया जाता है, मतलब कि है बस आप टाइमली चेक करते रहो। जैसे कि वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कुछ पेशेंट, जैसे कि आईसीयू में वगैरह में, इन जगह पे जहाँ पे पेशेंट मॉनिटर होता है वहाँ पर आपको हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, पल्स और इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। टेम्परेचर आपको खुद लेना पड़ता है, तो वो भी आप लेना सीखेंगे। कुछ कंफर्ट डिवाइसेस के बारे में आप सीखेंगे कि जैसे कि बेड पे पिलो एक कंफर्ट डिवाइस है। ठीक है, अब पिलो की किसी पेशेंट को ज़रूरत होती है तो वो एक कंफर्ट डिवाइस है। इस तरीके के कई सारे कंफर्ट डिवाइसेस हैं जो आपको, बेड क्रेडल्स है ना, इस तरीके के डिवाइसेस के बारे में आपको पता लगेगा, वो आप देखेंगे। और कुछ थेरापेटिक पोजीशंस, ये भी आपको फर्स्ट ईयर में ही सीखनी होती है कि पेशेंट को कैसे लेटाया जाए। ठीक है, अगर पेशेंट सीधा लेटा हुआ है तो उसे एक स्पेसिफिक पोजीशन बोलते हैं, सुपाइन पोजीशन। ऐसे कई तरीके की पोजीशंस आपको याद रहेगी और रखनी पड़ेगी और सीखना पड़ेगा कि उन पोजीशंस का क्या महत्व है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपके लिख देता हूँ कि सुपाइन पोजीशन, लेटरल पोजीशन। ठीक है, अब इनका बॉडी पे और बॉडी की हेल्थ पे और हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए क्या फ़र्क पड़ता है। तो अभी तक अपन ने देखा कि फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में या फिर फर्स्ट ईयर में आपको क्या देखने को मिला। ठीक है, अब अपन जा रहे हैं और भी ज़्यादा स्पेसिफिक होने या अपनी स्किल्स को और भी ज़्यादा स्पेसिफिकली डेवलप करने, तो वो है अपना सेकंड ईयर। अब अपन एंट्री करने जा रहे हैं भाई साहब सेकंड ईयर में। ये है आपका सेकंड ईयर, या फिर अपन इसको सेमेस्टर में देखें तो थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में आपको क्या करना होता है, या कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, कहाँ कहाँ पर आपकी ड्यूटी लगती है, ये भी आपको देखने को मिलेगा कि अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, एक मेन सब्जेक्ट जो है वो क्या है, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग। पहले इसको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के नाम से जाना जाता था, अब ये हो गया है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग। देखो मेडिकल सर्जिकल एक वास्ट कैटेगरी है, अब इसको अपन ने स्पेसिफिकली क्यों एडल्ट हेल्थ कर दिया है, जिसमें आप एडल्ट की समस्याओं से का समाधान करते हैं। मतलब कि 18 साल से बाद वालों को आप देखते हैं, वो आपको जनरल वार्ड में मिल जाएंगे, इमरजेंसी में मिल जाएंगे, लेकिन इसके अलावा इससे कम उम्र वाले आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो एक बचपन से, जब से बच्चा पैदा होता है और 18 साल तक का होता है, तो वो कहीं ना कहीं चाइल्ड हेल्थ में ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर स्पेसिफिकली एडल्ट हेल्थ नर्सिंग देखने जाएंगे और ये आपके जो है सेकंड ईयर में आपको कवर करना है। अब इसके भी दो सब्जेक्ट हैं, पहले फर्स्ट और उसके बाद दूसरा। ये थोड़ा सा एडवांस बना देता है आपको। ठीक है, एडवांस इसका लेवल हो जाता है जब ये सेकंड पे आता है तो। ठीक है, क्लिनिकल एरियाज में कुछ मेडिकल में ड्यूटी लगेगी और सर्जिकल में, ये इस तरह के वार्ड्स में आपकी ड्यूटी लगेगी, मेडिकल वार्ड में और सर्जिकल वार्ड में। अब मेडिकल वार्ड में मतलब कि जहाँ पर नॉर्मल मेडिसिन आपको पेशेंट को चढ़ानी है, और दूसरा जो वार्ड है वो है सर्जिकल, मतलब कि वहाँ पर पेशेंट जो है वो ऑपरेट हुआ है। ठीक है, अब ऑपरेट हुआ है तो उसकी केयर कुछ अलग हिसाब से होगी। तो इन दोनों जगह पे आपकी ड्यूटी लगती है और इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको सीखनी होती है। वो चीज़ें क्या क्या है, जैसे कि अब उसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर यहाँ ड्यूटी लगी है तो आपको क्या सीखना है, उसका उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य। तो आपको सबसे पहली जो चीज़ है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री लेना आपको आना चाहिए। हिस्ट्री क्या होती है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी आपका पेट खराब होता है तो डॉक्टर आपसे क्या पूछता है कि क्या खाया था। अब कई बार आप कहीं बाहर सड़ा गला बर्गर खा लेते हैं, उसकी वजह से आपको वॉमिटिंग एंड इस तरह की पेट में तकलीफ देखने को मिलती है, स्पाज्म उठते हैं, क्रैम्प्स उठते हैं। तो ये क्या है,
आपने हिस्ट्री से पता लगा लिया कि हो सकता है कि देयर इज अ चांस ऑफ फूड पॉइजनिंग, इसलिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने पास जब भी पेशेंट आता है तो इट्स अ गोल्डन रूल कि आप सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लें। तो आप जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे तो बेसिक चीज़ें आपने फर्स्ट ईयर में सीख ली, उसके बाद जब आप एडवांस होने जा रहे हैं तो आप ये सीखें कि हिस्ट्री कैसे ली जाती है, क्या खाया था, कब से ये प्रॉब्लम है, कितने टाइम की ये इलनेस है, कब से ये चला आ रहा है। तो ये सब चीज़ें आप सीखेंगे और उसका लिंक कर पाएंगे प्रेजेंट प्रॉब्लम से। ठीक है, तो हिस्ट्री टेकिंग आप सीखेंगे। दूसरी जो चीज़ या फिर आपको सीखना चाहिए, ठीक है, दूसरी चीज़ है फिजिकल एग्जामिनेशन। अब आपने हिस्ट्री ले ली, उसके बाद अब आप कुछ चेक करेंगे कि भाई बॉडी में कहाँ क्या तकलीफ है, जैसे कि आप टेम्परेचर ले रहे हैं, देख के बता रहे हैं, अगर होठ सूखे हुए हैं तो डिहाइड्रेशन हो रहा है पेशेंट को, ऐसे मुंह लटकाया हुआ है, मुंह बनाया हुआ है तो मतलब तकलीफ में है, पेन हो रहा है उसको। तो ये सब फिजिकल एग्जामिनेशन है, इनको एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है, वो भी आपको इस साल सीखना है, दूसरे साल आपको सीखना है। एक और चीज़, जब आप 4th सेमेस्टर में चले जाएंगे तो आपको सिस्टम वाइज पेशेंट असेसमेंट करना पड़ेगा। बॉडी में कितने सिस्टम होते हैं? बॉडी में 12 सिस्टम होते हैं। अब हर सिस्टम के सिम्टम्स, बीमार जब वो होते हैं अलग अलग आते हैं, तो आप हर सिस्टम का अलग से आप असेसमेंट करना सीखेंगे कि भाई कार्डियक प्रॉब्लम हो रही है तो कार्डियक सिस्टम से रिलेटेड जो भी साइंस आपको देखने को मिल रहे हैं उसका असेसमेंट कैसे करना है, उसकी जांच कैसे करनी है। तो वो बहुत ही सिस्टम वाइज आपको सीखना पड़ेगा वो असेसमेंट। ठीक है, ये भी आपको सेकंड ईयर में करना है। उसके बाद सपोज करिए कि आपकी प्री ऑपरेटिव वार्ड में ड्यूटी लग गई है, मतलब कि ऑपरेट होने से पहले। अब ऑपरेट होने से पहले जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि पेशेंट को भूखा रखा जाता है, पानी भी बंद कर दिया जाता है सर्जरी से पहले 8 घंटे। वैसा क्यों होता है, उसको कैसे असेस किया जाता है, कौन सी उसकी सर्जरी होने वाली है, साइट कैसे प्रिपेयर करनी है सर्जरी से पहले, है ना, कौन कौन सी दवाइयाँ बंद करनी है, कौन कौन सी चालू करनी है, वो सारी चीज़ें आपको प्री ऑपरेटिव केयर में कवर करनी पड़ेगी। उसके बाद अब सर्जरी होने के बाद वही पेशेंट का ध्यान रखना है। कई बार पेशेंट होश में नहीं होता है सर्जरी के बाद, तो वो चीज़ें, अब सर्जरी करी है तो कोई वाउंड भी हुआ होगा या फिर कोई माइनर ओटी में भी कुछ वाउंड होते हैं, उनकी ड्रेसिंग कैसे करनी है, उनका पेन कैसे असेस करना है, और वो सर्जिकल कंडीशन जो हुई है उसका ऑब्जर्वेशन कैसे करना है, जैसे कि कहीं पे कट लगाया, कहीं वहाँ पे पस तो नहीं पड़ गया, कहीं सूज तो नहीं गया, है ना, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। ठीक है, तो हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन आप देखेंगे और सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन आप देखेंगे, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें और सीखनी है। ठीक है, प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है, आपकी वापस से क्लिनिकल लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमम पोर्शन जो है आपको इस साल कवर करना होता है जनरल वार्ड्स में, कि दवाई कैसे दी जाती है। ठीक है, कि दवाई देने के तरीके, अब तरीके जैसे कि आपने देखा होगा कई बार आपको इंजेक्शन लगाना पड़ता है, कई बार आपको टेबलेट खानी पड़ती है, कई बार आपको ड्रिप चढ़वानी पड़ती है। ठीक है, अब इंजेक्शन भी अलग अलग जगह पे लगते हैं। तो ये चीज़ क्या होती है, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट कैसे की जाती है, ठीक है, वो आपको नोटिस करनी है, ऑब्जर्व करनी है और सीखनी है। दूसरी जो चीज़ है, इसी साल आपको ये भी सीखना है, इनटेक एंड आउटपुट। देखो, इनटेक एंड आउटपुट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल फंडा कि आदमी कुछ खाता है और कुछ निकालता है। ठीक है, आपने कितना पानी पिया, अब वो आपकी अगर किडनी खराब है या कुछ कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, कई सारी ऐसी इलनेस है, तो उनकी वजह से आपके खाने पीने में और निकालने में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो ये इनटेक एंड आउटपुट चार्ट को मॉनिटर किया जाता है। सपोज करें कि ये यूरिन से रिलेटेड है, तो आपको ऑब्जर्व करना है, मॉनिटर करना है कि कितना पेशाब पेशेंट कर रहा है, कितना पानी वो पी रहा है, या कितने ड्रिप अपन ने चढ़ाई और कितना उसने यूरिन पास आउट किया। ये चीज़ें आपको सीखनी है। न्यूट्रिशन एंड हाइजीन केयर, ठीक है, कि भाई पेशेंट बीमार है, अभी कोई पेशेंट है जिसका लीवर खराब है, तो उसको आप तेल वाला खाना नहीं दे सकते। तो इस तरह की कई और कंडीशंस आती है जिनमें आपको ये सीखना बेहद ज़रूरी है कि किस तरह का न्यूट्रिशन किसी स्पेसिफिक इलनेस में पेशेंट को चाहिए और किस तरह के हाइजीन उसको रखना है। ये चीज़ भी आपको सीखनी होगी। दूसरी है मोबिलिटी एंड इनमोबिलिटी, मतलब कि पेशेंट को चलने में सपोर्ट करना, अगर वो डिसेबल्ड है या फिर कुछ किसी का पैर कटा है, किसी का हाथ कटा है, एक्सीडेंट हुआ है, तो कैसे उसको चलाना है, घुमाना है, कैसे उसका ध्यान रखना है, ये भी आपको सीखना है। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ है वो क्या है कि इमोबाइल, जब पेशेंट चल फिर नहीं सकता तो उसको किस तरह की नीड्स हो सकती है, वो भी आपको सीखना है। ठीक है,
ये भी आपका एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में कवर करेंगे। तो दोस्तों सेकंड ईयर में अपन ने क्या क्या देखा, बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें अपन ने देखी। इनटेक आउटपुट चार्ट, दवाई कैसे देनी है, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे। अब थर्ड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में आप क्या सीखेंगे, मूव फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू असिस्टेड नर्सिंग केयर। अब आपने फर्स्ट ईयर में सिर्फ ऑब्जर्वेशन किया है ना, स्किल्स देखी सीखी, अब आप आगे क्या कर रहे हैं कि अब थोड़ी थोड़ी असिस्टेड केयर देने लगे हैं, मतलब विद सपोर्ट आप थोड़ा थोड़ा केयर करने लगे हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है थर्ड ईयर। अब अपन बात कर रहे हैं थर्ड ईयर की। तो थर्ड ईयर में कौन कौन से क्लिनिकल सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और एक मेंटल हेल्थ नर्सिंग। चाइल्ड हेल्थ में मैंने जैसे बताया कि अपन ने एडल्ट हेल्थ में देखा कि एडल्ट अलग होते हैं, 18 साल से बड़े सभी लोगों की जो केयर होती है वो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत देखने को मिलती है। उनका हॉस्पिटल में वार्ड भी अलग होता है। लेकिन अगर बच्चों का अब मामला आ गया है अपने पास, पीडियाट्रिक्स की अपन बात कर रहे हैं, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एक सब्जेक्ट है जहां पर आप बच्चों से होने वाली कॉमन इलनेस, उनकी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, उनकी मोर्टिलिटी रेट और इस तरह की कई चीज़ें, कुछ फैक्टर्स जो उनकी हेल्थ को डिटोयर करती है, उन चीज़ों को आप चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में पढ़ेंगे। अब उसकी ड्यूटी आपको पीडियाट्रिक में करनी है। तो कई बार आपने हॉस्पिटल में देखा होगा NICU लिखा होता है, मतलब कि नियोनेटल ICU, मतलब कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको ICU में रखा जाता है, जॉइंटिस, इस तरह की कई प्रॉब्लम्स है। तो उससे रिलेटेड काम आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में सीखने को मिलेगा, या फिर यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पे फोकस करके और कुछ ऐसी स्किल्स सीखें जो बच्चों के लिए स्पेसिफिक हो। ठीक है, मतलब वहाँ भी नर्स होती है। अब आप जानते हैं कि नर्स हर वार्ड में होती है, ठीक है, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग वार्ड में भी होती है, जनरल वार्ड, मेडिकल वार्ड, मेडिसिन वार्ड, है ना। वहीं नर्स जो है वो पीडियाट्रिक वार्ड में भी होती है। अब पीडियाट्रिक वार्ड में ऐसा है कि जो इंजेक्शन आप बड़ों को लगा सकते हैं और जितनी साइज का वो बच्चों को नहीं लगा सकते हैं, उसके लिए अलग से पूरा फंडा है इनका, चाइल्ड हेल्थ में पीडिया में इन्होंने कवर किया हुआ है। और वो स्पेसिफिक स्किल्स आप कहाँ पे सीखेंगे, जब आपकी ड्यूटी पीडियाट्रिक वार्ड में लगेगी। अब एक और सब्जेक्ट यहाँ पर इन्होंने ऐड कर दिया है आपके, वो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। सर मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या होती है? आजकल मेंटल हेल्थ नर्सिंग एक बहुत ही मेंटल हेल्थ एक लीडिंग प्रॉब्लम है जो कि फिजिकल प्रॉब्लम्स को भी अराइज कर रही है। हर किसी को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ठीक है, और भी कई तरीके के पैनिक अटैक्स वाली डिसऑर्डर्स हैं। तो ये हेल्थ भी बहुत ही मायने रखती है कि आप मेंटली हेल्दी कितने हैं। अब इस मेंटल हेल्थ को असेस कैसे करना है ना, और इस मेंटली हेल्दी पर्सन से बात कैसे करनी है, इस मेंटली हेल्दी इस मेंटली इल पर्सन को आप कैसे दवाइयाँ देंगे, ये सब चीज़ें आपको सीखना होता है जब आपकी ड्यूटी लगती है मेंटल हेल्थ नर्सिंग के साइकाइट्री वार्ड में। ठीक है, यहाँ पर आपको इनसे कम्युनिकेशन, इनसे केयर देना, ये सारी चीज़ें आप मेंटल हेल्थ में कवर करेंगे, या फिर इनसे रिलेटेड स्किल्स आप यहाँ पर सीखेंगे। क्लिनिकल एरियाज मैंने अभी कवर करवा दिए हैं आपके, पीडियाट्रिक वार्ड और मेंटल हेल्थ OPD और वार्ड, या फिर अपन साइकाइट्री अपन ने इसको बोला था। ठीक है, यहाँ पर आपको जाना है और सीखना है। ठीक है, अब एक है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आपको कौन कौन सी ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आपको कवर करनी है। अब देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, बच्चा जब पैदा होता है तो कैसे वो ग्रोथ करता है, ठीक है, कैसे वो बड़ा होता है, उसके डेवलपमेंट कैसे होता है। देखो ग्रोथ करना मतलब शेप और साइज में बड़ा हो जाना, डेवलप करना मतलब उसमें स्किल्स आना, समझ आना, बोलना, कुछ ऐसी चीज़ें जो दिखाई देती है ना, दिखाई नहीं देती है पर वो अंदर ही अंदर उसका विकास होता रहता है। तो उसका असेसमेंट करना, GND है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपन इसको बोलते हैं, इसको असेस करना आप पीडियाट्रिक की ड्यूटीज़ में सीखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ एंथ्रोपोमेट्रिक मीजर्स, मतलब कि बच्चे का हाइट, वेट और बॉडी के कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स है, उनका सरकमफरेंस आप सीखेंगे कि बच्चे का सिर कितना बड़ा है, ठीक है, कितने सेंटीमीटर का है, तो और बच्चे की हाइट, ठीक है, बच्चे का वेट, ये क्या है, एंथ्रोपोमेट्रिक मीजर्स है। एंथ्रोपोलॉजी मतलब कि मानव का विज्ञान। अब मानव मतलब अपना बच्चा, अब बच्चा पैदा हुआ है तो उसका वेट क्या है, उसकी हाइट क्या है ना, तो वो आप सीखेंगे कि वो कैसे ली जाती है ना। कॉमन पीडियाट्रिक इलनेस जैसे कि डायरिया, जॉइंटिस, इस तरह की, है ना, ये देखेंगे आप। इम्यूनाइजेशन एज पर NIS मतलब कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से कौन कौन सी वैक्सीन हैं जो बच्चे को देनी चाहिए, वो भी आपको यहाँ पर सीखनी है। और पेरेंट को बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड कुछ हेल्थ एजुकेशन की टिप्स अपन को देनी है।
ओके, आई बात समझ में। अब बच्चों, अपन ने देख लिया है अभी तक कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, और अब अपन देखने वाले हैं कि पीडियाट्रिक साइकेट्री में आपको किस तरह की ड्यूटी करनी है, ठीक है, या कौन कौन से पेशेंट आपको मिलेंगे, किस किस तरह की चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए कि क्योंकि आपको आपके लिए एक रोलर कोस्टर राइड होने वाली है ये। जब अलग अलग जगह काम करेंगे, जब अलग अलग केस देखेंगे, कौन सी दवाइयाँ, तो कुछ समझने के लिए बहुत जिज्ञासा चाहिए, आपके अंदर बहुत जिज्ञासा होगी तो आपको काम करने में बहुत मजा आएगा। थ्योरी पढ़ेंगे, फिर थ्योरी का प्रैक्टिकल जब आप देखेंगे तो आपको अपने आप में एक खुशी होगी कि यार ये सिम्टम्स तो मैंने वहाँ पे पढ़े थे और ये इसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। और आप उसको फिर डायग्नोज भी कर लेंगे अपने हिसाब से। फिर आपको कभी आपके सीनियर जब आपकी तारीफ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यार इसने तो ये तो डायग्नोज कर पा रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ेंगे, उसी के साथ साथ उसका क्लिनिकल इम्प्लीकेशन भी बहुत ही अच्छा आपका होना चाहिए। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग की जो ड्यूटी लगेगी वो आपकी ओपीडी में लगेगी कि जब लोग दिखाने आते हैं, है ना, एंजाइटी डिसऑर्डर या फिर कुछ जो ज़्यादा सीवियर लेवल पे इल होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया वाले, है ना, जिनकी बिल्कुल ध्यान ही नहीं है, वो इतने पागल हो चुके हैं, है ना, तो उस तरीके के लोग भी आपको देखने को मिलेंगे हॉस्पिटल में। वहाँ आपको ड्यूटी करनी है, उनका असेसमेंट आपको सीखना है, उनसे किस तरीके से बात करनी है, वो थेरेपेटिक कम्युनिकेशन आपको सीखना है। थेरेपेटिक का मतलब कि चिकित्सकीय, मतलब कि एक ऐसा कम्युनिकेशन जो आप उसकी हेल्थ को रिस्टोर करने में हेल्प करे, ना कि आप कैजुअल बातें करें उनसे, ठीक है। वो आपको फालतू नहीं करना है, उस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। आप जो पेशेंट से बात करें तो उसका एक इंटेंशन होना चाहिए कि आप उसकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए उससे बात कर रहे हैं। उस तरीके के कम्युनिकेशन को जो उसकी हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए काम आए, वो कौन सा कम्युनिकेशन होता है दोस्तों? थेरेपेटिक कम्युनिकेशन। अगली चीज़ आप कभी देखेंगे तो वो है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की। आया है, अब किसी का सटका हुआ है और वो सटका हुआ है, वो कितना सटका हुआ है वो चेक करने के लिए आप देखेंगे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ठीक है। कि कई बार आदमी को इतनी सुध नहीं होती कि वो कहाँ है, क्या उसने पहना हुआ है, क्या टाइम हो रहा है, दिन है कि रात है। मेंटली इल पेशेंट इस तरह के भी होते हैं, तो उसके लिए उनका मेंटल स्टेटस क्या है। स्टेटस जो आप व्हाट्सएप स्टोरी में डालते हैं लोग, आप जैसे आप दुखी स्टेटस डालते हैं तो लोग अज्यूम कर लेते हैं कि यार क्या बात हो गई सर, क्या बात हो गई, है ना, ऐसे करते हैं ना कि आप सैड स्टेटस डाल देते हैं तो लोग आपसे पूछते हैं। तो वो स्टेटस उस आदमी के दिमाग का क्या है वो आप MSc से चेक करेंगे, ठीक है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन से चेक करेंगे। ये भी आपको सीखना है सर, जब आपकी साइकेट्री में ड्यूटी लगेगी तब। नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है? काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन। अब कोई आदमी ठीक होने के कगार पे है तो आप उसको अच्छी सलाह दें, उसको बताएं कि कैसे से रहना है, वो सब चीज़ें आप वार्ड में सीखेंगे, ठीक है। और साइको सोशल सपोर्ट, ठीक है, उसको आम जनता के साथ कैसे रखा जाए, सोशल कैसे किया जाए, है ना, मेंटली इल पर्सन को या मेंटली थोड़ा सा सिक पर्सन को उसको कैसे रखा जाए, वो सपोर्ट आपको देना है, वो नींव वो गाइडेंस आपको देना है, ठीक है, कि आप उसको इतना कंपेटेबल बना सकें कि वो अपना रोजमर्रा की जिंदगी को परस्यू कर पाए। ओके, तो ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग में हम देखेंगे दोस्तों। तो अपन ने देखा कि थर्ड ईयर में आपने क्या सीखा। थर्ड ईयर में आपने, अब पहले सेकंड ईयर में आपने असिस्टेड केयर सीखी कि आपको असिस्ट करना है, ठीक है, असिस्ट कर करके आप केयर कर रहे थे पेशेंट की। यहाँ पर आप थोड़ा सा लेवल और आपका अप हो गया है। तो 5th एंड 6th सेमेस्टर में आपने देखा कि क्लिनिकल कॉन्फिडेंस, जब आप इतना काम कर लोगे तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि अरे हट मैं लगा गया हूँ कैनुला, मेरे को दे, मैं लगाता हूँ राइस ट्यूब, ये सब आप खुद करेंगे, है ना, नाक में ट्यूब डालना खाने के लिए, है ना, और कैनुला लगा देना, ये सब चीज़ों का कॉन्फिडेंस आप में बहुत तगड़ा वाला आ जाएगा जब आप बहुत अच्छे से वो सब्जेक्ट और उनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इमोशनल मेच्योरिटी भी आप में आ जाएगी, ठीक है, कि आप अब हैबिचुअल हो जाएंगे। आप हॉस्पिटल में जाएंगे, शुरू में जाते हैं तो अपन को खून गंदा लगता है, पेशेंट पे दया आती है, एक्सीडेंट केस देखते ही चक्कर आ जाती है, सबके साथ ऐसा होता है जब नई नई ड्यूटी लगती है। एक मेरी भी जब ड्यूटी लगी थी तो मैंने भी जब एक एक्सीडेंट केस देखा था तो मैं उसकी ड्रेसिंग कर रहा था और मुझे चक्कर आ गए थे, ऐसे ऐसे होकर दिखना बंद हो गया था और मैं गिर गया था, थोड़ी देर बाद में बाहर था। तो इस तरह की भी कुछ चीज़ें होंगी, तो उसके लिए आप फर्स्ट ईयर में मेंटली प्रिपेयर हैं। लेकिन अब आप जब थर्ड ईयर क्रॉस कर चुके हैं और थर्ड ईयर में आप इतनी सारी चीज़ें सीख चुके हैं तो आपको इतना इमोशनल वो नहीं होगा, आपको अपनी ड्यूटीज़ का पता होगा कि यार ठीक है ये सिख है, आपकी सिंपैथी उनके साथ है, लेकिन आपको उनको हेल्प करना है, हेल्थ को रीस्टोर करने के लिए, ठीक है, टू रीस्टोर द हेल्थ।
अब अपन देखेंगे कि ये अब आपका लास्ट साल है, इस साल आपके दिमाग में कई तरह की चीज़ें होती है, जैसे कि आपको अब तुरंत नौकरी लगना है, ठीक है। अब नौकरी के लिए बच्चे कई बार थ्योरी पढ़ते रहते हैं, लेकिन अब एम्स का पैटर्न कुछ ऐसा हो चुका है कि वो आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देता है कि एक पेशेंट है जो कि इमरजेंसी में लेटा हुआ है और उसकी सांस फूल रही है, पिंक फॉर दी स्पूटम देखने को मिल रहा है, हाँ, और टेकिकार्डिया और इस तरह का कुछ केस देते हैं वो, फिर आपको पता लगाना होता है। अब वो थ्योरी आप कैसे अप्लाई करके उसका डायग्नोस करके और उसकी केयर कर पाते हैं, वो आपको सीखने के लिए सबसे बेहतर मौका ये होता है कि आप क्लिनिकल पोस्टिंग में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें, ताकि थ्योरी जब आप पढ़ें तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट हो उस चीज़ का, है ना। वो आप अप्लाई करें, वो नॉलेज आपकी जब अप्लाई हो जाती है तो आपके दिमाग में बस जाती है, अब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो अब क्या है कि जब आपका लास्ट ईयर आता है तो आप तैयारी करते हैं, लेकिन क्लिनिकल पोस्टिंग्स को बिल्कुल स्किप ना करें। क्लिनिकल पोस्टिंग्स में बच्चे कई बार क्या करते हैं कि चाय के थड़ियों पर पाए जाते हैं, हॉस्पिटल के वार्डों में नहीं, वो सिर्फ अटेंडेंस लगाते हैं और भाग जाते हैं वहाँ से, और उनको सिर्फ किताबी कीड़ा बनना होता है। लेकिन ऐसा नहीं करें, आप एक बैलेंस रखें, पढ़ें बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी स्किल्स भी अच्छी रखें, क्योंकि नर्सिंग एक स्किल बेस्ड प्रोफेशन है। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कि आपका हाथ जितना साफ होगा आपका उतना नाम होगा, वैसी वाली बात है। अब लास्ट ईयर आपका आ गया है, 4th ईयर, जिसमें आपका पहला जो सेमेस्टर है वो है 7th सेमेस्टर। 7th सेम में आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और मिडवाइफरी, ठीक है। तो मिडवाइफरी और कम्युनिटी हेल्थ, अब कम्युनिटी हेल्थ का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा बच्चों ये है कि आप जिस कम्युनिटी में रहते हैं, आप अपने घर में रहते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि वहाँ पर एक आंगनवाड़ी वर्कर होती है, वो बच्चों को कुछ न्यूट्रिशन की चीज़ें बांटती है, एक टीका लगाने वाली होती है, एक सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होती है, आशा जिसको अपन बोलते हैं, एक आशा होती है ना, और कुछ CHOs होते हैं जो टाइमली गाँव में आते रहते हैं। तो ये कैसे बने ये लोग? ये कम्युनिटी पोस्टिंग से बने। और आप भी, जब आपकी भी कम्युनिटी पोस्टिंग आजकल होने लग गई है, होती है, मतलब कि आपको छोटे छोटे एरिया में, रूरल एरिया में आपको भेजा जाता है अपनी ड्यूटीज़ कंडक्ट करने के लिए, है ना। मतलब कि PSC पे, CSC पे, सब सेंटर्स पे यहाँ पर आपको लगाया जाता है। वहाँ जाके आपको ये पता चलता है कि अपने इंडिया की ग्राउंड रियलिटी क्या है, ठीक है। मतलब कि आप अभी तक सपोज करें कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पर कुछ अच्छे पेशेंट आते होंगे टर्सरी लेवल के, लेकिन गाँव में अलग तरीके के पेशेंट आते हैं, उनकी हेल्थ केयर नीड्स अलग है। तो वो चीज़ आपको कम्युनिटी पोस्टिंग में देखने को मिलेगी। कुछ बीमारियां जो इन्फेक्शियस बीमारियां हैं, एक से दूसरे को फैली है, तो उनको आप हेल्थ एजुकेशन देंगे, ठीक है, फील्ड विजिट करेंगे और इनका डेटा आप कलेक्ट करेंगे कि कितने लोग यहाँ से TB से पीड़ित हैं, यहाँ के पानी में क्या खराबी है, यहाँ की कुछ ऑक्यूपेशनल डिजीजेस हैं, जैसे कि कोई गांव में काम करता है, अब गांव में वो भूसा जो निकलाते हैं फसलों का, उससे उड़ के और फेफड़े ख़राब हो जाते हैं किसी किसी के। कोई मार्बल फैक्ट्री में काम करता है तो सिलिका की डस्ट से भी कुछ बीमारियाँ हो जाती है। तो उन स्पेसिफिक चीज़ों का आपको कम्युनिटी पोस्टिंग में मालूम पड़ता है। पानी को कैसे साफ रखना है और हेल्थ को रूट लेवल पे कैसे प्रमोट किया जाता है, वो आपको कम्युनिटी हेल्थ में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की क्लिनिकल पोस्टिंग में आपको सीखने को मिलेगा। एक और बहुत ही सही सब्जेक्ट है जो कि मिडवाइफरी या फिर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। मतलब कि नर्सिंग आपको इतना कैपेबल बना देती है कि आप डिलीवरी कंडक्ट करवाने में बहुत अच्छे से असिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिलीवरी कैसे कंडक्ट करवानी है, बच्चा कैसे पैदा करवाना है, वो सारी चीज़ें भी आपको सिखा दी जाती है। आप सर्टिफाइड हो जाते हो। जब आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा तो उस पर एक RN और RM लिखा होगा, मतलब कि आपके पास इस चीज़ का लाइसेंस है कि आप नर्सिंग केयर भी दे सकते हो और बच्चा भी पैदा करवा सकते हो, है ना। तो उसके लिए आपको मिडवाइफरी की ड्यूटीज़ बहुत ही अच्छे से करनी पड़ेगी। मतलब कि इसमें आपको पोस्टिंग जो लगेगी वो गायनेकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेटिक वार्ड्स में लगेगी, जो कि महिलाओं का अस्पताल होता है, कई बार जनाना। वहाँ पर प्री प्रेगनेंसी से आजकल ये सिस्टम चालू हो गया है कि लोग प्रेग्नेंट, मतलब आजकल प्रेगनेंसी से पहले ही फैमिली प्लानिंग हो जाती है, तो वहाँ से लोग आते हैं उस, और ठेठ प्रेगनेंसी तक, उसको अपन बोलते हैं एंटीनेटल केयर, ठीक है। और प्रेगनेंसी के बाद जो केयर अपन को दी जाती है, बच्चा जब हो जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं पोस्ट नेटल केयर। तो उसका, उन चीज़ों को सीखना कि उस एंटीनेटल केयर में, है ना, उस एंटीनेटल केयर में और उस पोस्ट नेटल केयर में किस तरीके से आपका योगदान रहता है या क्या क्या चीज़ें आप सीखते हैं,
है ना, असेसमेंट में क्या असेस करते हैं, किस कौन कौन से न्यूट्रिशन उनको की सलाह आप अपने उनको देते हैं प्रेग्नेंट महिलाओं को, है ना, और किस तरह की डिलीवरी, हाई रिस्क डिलीवरी, इस तरह की चीज़ें सीखते हैं। इस तरह की चीज़ें आपको मिडवाइफरी में सिखा दी जाती है। तो ये आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। लास्ट जो है वो आपका क्या है, 8th सेमेस्टर या फिर आपका अंतिम चरण आ गया है। अब आप बिल्कुल निकलने को तैयार हैं अपनी नर्सिंग से, और आपको एक बेचैनी हो जाती है कि यार जल्दी खत्म हो रहे यार, ये अब ऐसा मन करने लग जाता है आपका। ठीक है, तो क्लिनिकल एरियाज जो आपके रहने वाले हैं वो उन सब्जेक्टों के तो आपको पता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वगैरह है, एंटरनेटल पोस्टनेटल वार्ड्स है। लेकिन इंटर्नशिप की जब अपन बात करते हैं तो इंटर्नशिप में एक इंटेंसिव प्रोग्राम होता है जिसमें आपको वाइगरसली सारी जगह पे ड्यूटीज करनी होती है। ठीक है, मतलब सारे वार्ड्स में 6 महीने का एक प्रोग्राम होता है जिसमें सारा का सारे वार्ड्स में आपकी ड्यूटी लगती है, और एक बार वापस से आप रिकेप कर लेते हैं। मतलब कि कोर्स ये चाहता है कि आप जब यहाँ से निकलें तो कुछ तगड़ा वाला बन के निकलें। ठीक है, कुछ एडिशनली मैं बता देता हूँ आपको रिमाइंड करवाने के लिए कि क्लिनिकल की, कम्युनिटी की और मिडवाइफरी की पोस्टिंग जो है दोस्तों वो कहाँ कहाँ पर होती है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पे, है ना, ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद मैटरनल हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, होम विजिट और न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन और हेल्थ एजुकेशन, ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई थी वर्बली, वो लिखित में मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी है कि कम्युनिटी में आप ये सब चीज़ें करते हैं। मतलब बच्चों का इम्यूनाइजेशन, हेल्थ एजुकेशन, होम विजिट्स, और माँ और बच्चे की जो छोटे समुदायों में जो लोग रहते हैं उनकी हेल्थ की सर्विसेज आप डिलीवर करते हैं कम्युनिटी पोस्टिंग में, है ना। और ओबीजी में आप वही एंटरनेटल केयर करते हैं, पोस्टनेटल केयर करते हैं, और लेबर रूम में मतलब डिलीवरी कैसे कंडक्ट करवाते हैं, ये भी आपको सीखने को मिलता है। राइट, अब अपन 7th सेमेस्टर में ये प्रिपेयर हो चुके हैं कि कम्युनिटी एंड मैटरनल केयर के क्या रोल्स हैं नर्सिंग के, वो उसके लिए आप प्रिपेयर हो चुके हैं। लास्ट आपका मैंने आपको बताया था कि इंटर्नशिप एक बहुत ही तगड़ा वाला प्रोग्राम होता है। इंटेंसिव प्रैक्टिकम, देखो कितना बढ़िया नाम लिखा हुआ है इन्होंने, इंटेंसिव प्रैक्टिकम। तो इसमें आपको या फिर रेजिडेंसी पोस्टिंग, मतलब कि बोरिया बिस्तर उठाओ और पड़ जाओ वहीं हॉस्पिटल में ही, बस अब तो खत्म होने वाला, अब सीखना है पूरा एक बार शुरू से वापस। भले आपको इसमें वापस से मौका मिलता है हर वार्ड में काम करने का, आप करते नहीं हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इंटर्नशिप में उसका मोटो यही होता है कि आप तरीके से दोबारा जो भी आपने 4 साल में किया वो वापस से प्रैक्टिकली भी सीख लें, या जो भी पढ़ा है उसको अप्लाई कर लें। तो इसके जो आपकी एक्सपेक्टेड कॉम्पिटेंसी है कि ये इसके माध्यम से ये INC अपना जो नर्सिंग काउंसिल है ये आपसे ये चाहता है कि इसमें आप क्या सीखें, या फिर इनकी आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो ये है कि आप इंडिपेंडेंट पेशेंट केयर करने लग जाएं, खुद आप कैनुला लगा सके, खुद आप IV ड्रिप या फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सके, खुद डॉक्यूमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग कर सके। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशंस का मैनेजमेंट आप कर सके, जैसे कि किसी के पेन हो रहा है ना, कोई वाउंड वाला आया है तो उसके सूचर वूचर कर दिए, ये वो सब चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन आप कर सके, है ना, टाइम का मैनेजमेंट आप कर सके कि कब किसकी ड्यूटी कब लगती है, वो सारी चीज़ें आप सीख जाए। और टीम कोऑर्डिनेशन, कि आपके साथ जो हैं जिन भाई साहब की ड्यूटी लगी है उनके साथ आप कोऑर्डिनेशन बिठाना सीख जाए। ठीक है, कि मैं ऐसा कर लेता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है जनरल वार्ड में 10-10, 20-20 पेशेंट होते हैं और नर्स एक होता है। अब टाइम पे एक आदमी इतने सारे पेशेंटों को अगर दवाई चढ़ाएगा तो 10 मिनट 5 मिनट लगेंगे एक पेशेंट पे, तो वो उसमें आपको टीम का कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। तो वो सारी चीज़ें वो करने को तो मिलती है, मतलब आप सीखने को मिलती है आपको इंडिपेंडेंटली। तो आप जब जॉब लग जाते हैं उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आती है, लेकिन प्रिपेयर आपको अपनी जो नर्सिंग का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है वो आपको अभी कर देता है, इसलिए ये क्या है, डिग्री कोर्स है। ठीक है, तो इंटर्नशिप ट्रांसफॉर्म स्टूडेंट्स इनटू कॉम्पिटेंट बिगिनर्स नर्स, है ना, कि इंटर्नशिप के बाद में आपके एक बिगिनर नर्स बन जाते हो कि ठीक है अब मैं नर्स बन चुका हूँ, हालांकि मैं नया नया हूँ, और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस देखो सीखने के लिए तो पूरी उम्र कम है ना, तो वाली चीज़ है। लेकिन आपको फाइनली आप ये सब करके एक बहुत अच्छे नर्स बन जाएंगे जिसके पास स्किल्स होगी, और गांव के लोग बेचारे जो नहीं समझते वो आपको डॉक्टर भी कहेंगे, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, और आप जब किसी की हेल्प करेंगे तो आपको दुआएं भी देंगे। तो वो सब चीज़ें, वो सब प्यार दुलार वो पाने के लिए आपको क्लिनिकल पोस्टिंग में टिक के रहना है, क्योंकि आप वहाँ जाके वाइटल साइंस उनको ये ऐसे नहीं बताने वाले हो कि क्या आपके नॉर्मल वाइटल साइंस है, उनकी वैल्यू क्या है। वहाँ तो आप नाप तोल के उनको तो उनकी बीमारी बताओ और उसका समाधान बताओ। तो वो सीखने के लिए आपको क्लिनिकल में पूरा डेडिकेटेड होना पड़ेगा, है ना। थैंक यू वेरी मच, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और इसी तरीके से हमारे साथ बनने के लिए बने रहिए,
बीएससी नर्सिंग उत्कर्ष पे, और इसका एक पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उत्कर्ष के ऐप पर, ठीक है। और ओरिएंटेशन हमने आपका करवा दिया है, सब्जेक्ट का ओरिएंटेशन भी आपने देखा, क्लिनिकल का भी मैंने आपको बता दिया। तो ये सिर्फ इसलिए था कि ये आपने को बहुत कुछ नहीं पा लिया है, ये बस क्यूरियोसिटी जगाने के लिए कि आप जिज्ञासु हो जाएं कि आप किस राइड पे निकलने वाले हैं, है ना। इस कोर्स में आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं और अपने आप को बेसब्र रखिए, ठीक है। क्योंकि यही उम्र होती है जिसमें आप अपने आप को और ज़्यादा एंगेजिंग रखते हैं, अपनी एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा ग्रेव करते हैं सीखने के लिए। तब तक कि हमारे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड एंड अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।